नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो किसी बुरे सपने से कम नहीं लगती। द एयरबॉर्न वायरस, बंकर सर्वाइवल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ये एक परिवार की कहानी है जो एक अनजान सी बीमारी और अचानक मची अफरा तफरी के बीच फंस जाता है और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो रातों रात बदल गई। एक शहर है जो पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। सेना का रवैया कुछ समझ नहीं आ रहा, चौंकाने वाला है। और ये परिवार एक बंकर में छिपकर जीने को मजबूर है। हाँ, लेकिन खतरा सिर्फ बाहर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। खतरा अप्रत्याशित जगहों से भी आता है। सही कहा। और कहानी का असली मोड़ तो तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि जिस चीज से वे भाग रहे थे वो शायद उतनी बाहरी नहीं थी जितनी वे समझ रहे थे। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे जेसन, बेथ और उनकी बेटी इस पूरी तबाही से गुजरते हैं। कैसे उनका वो सुरक्षित माना जाने वाला ठिकाना ही खतरनाक बन जाता है, चूहों से लेकर आग तक। हाँ, और अंत में उन्हें किस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इस कहानी के पन्ने पलटते हैं तो कहानी शुरू होती है जेसन और उसके परिवार के साथ। वो देखते हैं कि उनके पड़ोसी शहर छोड़ रहे हैं। माहौल कुछ अजीब सा है। हाँ, अगले दिन तो हालत और खराब है। बाहर पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो भी शहर छोड़ने का फैसला करते हैं। पर रास्ते में एक अजीब चीज दिखती है। भयंकर ट्रैफिक जैम है, लेकिन लोग वापस शहर की तरफ जा रहे हैं। वापस? क्यों? यही तो। यहाँ शुरुआत से ही कंफ्यूजन और अनिश्चितता साफ दिखती है। किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, कहाँ जाना सेफ है। और तभी सेना सड़क ब्लॉक कर देती है। हाँ, और ऊपर से हेलीकॉप्टर से घोषणा होती है शहर में कोई अजीब संक्रमण फैल गया है, सब अपने घरों को लौट जाएं। अच्छा। जेसन फौरन समझ जाता है, शहर को क्वारंटीन कर दिया गया है, बाहरी दुनिया से एकदम काट दिया गया है। और इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाते, आसमान से कुछ गिरता है, चट्टान जैसा, धुएं का गुबार उठता है। और फिर फाइटर जेट्स वो आकर पूरे शहर पर बमबारी शुरू कर देते हैं। बमबारी? मतलब? हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला था। बेथ वो तुरंत समझ जाती है सेना उन्हें बचाने नहीं आई, बल्कि खत्म करने आई है। अगर वे घर लौट जाते तो मारे जाते। बिल्कुल। ये कहानी का पहला बड़ा सबक है ना, कि ऐसे संकट में अधिकारियों पर आंख बंद करके भरोसा करना जानलेवा हो सकता है। सही बात है। उनका पहाड़ियों की तरफ भागना और एक पुरानी वो स्कूल जैसी दिखने वाली बिल्डिंग जो असल में बंकर निकलती है, उसमें छिपने का फैसला ही उनकी जान बचाता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी अपनी सूझबूझ पर भरोसा करना कितना जरूरी हो जाता है। तो वे एक भारी दरवाजा तोड़कर बंकर में दाखिल हो जाते हैं। अंदर देखते हैं खाने का सामान तो काफी है। और इसी अफरा तफरी में दरवाजा बंद करते हुए बेथ का हाथ कट जाता है और उसे फौरन डर लगने लगता है कि कहीं वो भी संक्रमित न हो गई हो। हाँ, ये बंकर देखो एक अजीब सी जगह बन जाता है, विरोधाभासी। ये बाहरी खतरों से तो बचाता है, पर साथ ही उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट भी देता है। और वो एक्सपायर्ड खाना, वो उनकी हताशा भी दिखाता है। हाँ। और जीने की जबरदस्त इच्छा भी, है ना। और बेथ की वो चोट वो कहानी में शुरू से ही वायरस के पर्सनल खतरे को बनाए रखती है। डर अब सिर्फ बाहर नहीं, उनके साथ अंदर भी आ गया है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। वे बस अंदर बंद है, गेम्स खेलकर, वही एक्सपायर्ड खाना खाकर वक्त काट रहे हैं। जाहिर है उनकी बेटी बहुत परेशान रहने लगती है। हाँ, वो पूछती है, पापा हमें यहाँ और कितना रहना होगा? जैसन के पास कोई जवाब नहीं होता। बंकर में वो एक आईने जैसी चीज है जिससे बाहर का नजारा दिखता है। हाँ, पर बाहर दिखता क्या है? सिवाय जले हुए पेड़ों के कुछ नहीं। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, सब खत्म। ये तो बहुत डरावना है। एक दिन वो डर कर पूछती है, मम्मी पापा क्या दुनिया में सिर्फ हम ही जिंदा बचे? ये सवाल उनके अकेलेपन और निराशा की गहराई बताता है। और इसी निराशा भरे माहौल में उन्हें जल्दी एहसास होता है कि खतरा सिर्फ बाहर से या अकेलेपन का नहीं है। नहीं, खतरा उनके उस सुरक्षित माने जाने वाले बंकर के अंदर से भी आ रहा था। हाँ, हुआ ये कि एक दिन उन्हें पता चलता है कि खाने के कई डिब्बों में पीछे से छेद हैं और खाना गायब है। छेद? कैसे? उन्हें ऐसे 12 खाली डिब्बे मिलते हैं। वो समझ जाते हैं चूहे बंकर में घुस आए हैं। ओह, और उनका 12 दिन का खाना खा गए? हाँ, 12 दिन का खाना, ये एक नई मुसीबत थी। ये घटना दिखाती है कि उनकी वो सुरक्षित पनाहगाह भी कितनी नाजुक थी। चूहे सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि उनके उस लिमिटेड खाने के स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। और उसी दिन जब वे खाना खा रहे होते उन्हें फिर चूहे की आवाज आती है। फिर से? हाँ, जेसन गुस्से में चाकू लेके उसे मारने दौड़ता है,
पर वो चूहा वो आम चूहों से कहीं ज्यादा तेज है। अच्छा। भागते भागते आखिरकार बेथ उसे पकड़ लेती है। वे सोचते हैं चलो एक मुसीबत टली। लेकिन उनकी राहत बस कुछ पल की थी। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही वे सोचते हैं कि चलो ये चूहे वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उन्हें मिट्टी के तेल की गंध आती है। ओ हाँ, वो चूहा भागते हुए उनका लैंप गिरा गया था। और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते या कर पाते, लैंप फट जाता है और बंकर में आग लग जाती है। ऐसा लगा मानो उनका आखिरी ठिकाना भी अब छिन जाएगा। एक समस्या का समाधान दूसरी शायद उससे भी बड़ी समस्या को जन्म दे देता है। आग तेजी से फैल रही है। जेसन नल से पानी डालकर बुझाने की कोशिश करता है, पर आग बढ़ती जाती है। बेथ कपड़ा फेंकती है। काफी मशक्कत के बाद वे आग बुझा पाते हैं। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी बेटी गायब है। वे घबरा जाते हैं, उसे ढूंढते हैं और पाते हैं कि वो डर के मारे एक बोरे के नीचे छिपी हुई है। तनाव मतलब हद से ज्यादा बढ़ रहा है। बाहरी खतरा, खाने की कमी, चूहे, आग, एक के बाद एक मुसीबतें। क्या वे वाकई यहाँ सुरक्षित हैं? ये सवाल बार बार मन में आता है। या ये बंकर बस एक भ्रम है? हर समाधान एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। और ऊपर से एक और चिंता। जेसन देखता है कि आग का धुआं, हाँ, वो वेंटिलेशन डक्ट से बाहर निकल रहा है। मतलब किसी को भी उनके छुपे होने का पता चल सकता है। वो धुएं को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। पूरी रात डर में बीतती है, पर शायद किस्मत अच्छी थी, कोई उन्हें नोटिस नहीं करता। लेकिन सुबह वे देखते हैं कि जली हुई राख बंकर के बाहर गिरी है। खतरा अभी भी बना हुआ है। तो जेसन और बेथ राख साफ करने बाहर जाते हैं। बेटी को अंदर इंतजार करने को कहते हैं। और फिर पूरा दिन बीत जाता है। जेसन और बेथ वापस नहीं आते। बेटी घबरा जाती है। वो उसी आईने से बाहर देखती है। क्या दिखता है? उसके माँ बाप पास में ही काम कर रहे हैं, पर तभी जंगल से एक परछाई उनकी तरफ तेजी से बढ़ती है। परछाई? कैसी परछाई? पता नहीं। वो चीख कर उन्हें आगाह करने की कोशिश करती है, पर वे सुन नहीं पाते। डर के मारे वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर निकल जाती है। अब खतरा फिर से बाहरी दुनिया से है, लेकिन इस बार ये ज्यादा रहस्यमयी और सीधा लग रहा है। वो परछाई क्या है? बेटी का बाहर निकलना स्वाभाविक है, पर ये उसे सीधे खतरे में डाल देता है। हाँ, बाहरी दुनिया पहले से भी ज्यादा खतरनाक महसूस हो रही है। बाहर उसे कोई नहीं दिखता। वो और डर जाती है, कहीं उस राक्षस ने माँ बाप को पकड़ तो नहीं लिया। और तभी पीछे से कोई उसे पकड़कर उसका मुंह बंद कर देता है। वो डर जाती है, पर देखती है ये उसकी माँ है। पिता भी पास में है। अच्छा, तो उन्होंने भी उस आहट को महसूस कर लिया था और छिप गए थे। हाँ, जैसे ही वो चीज बंकर के दरवाजे के पास से गुजरती है, वे फौरन बेटी को लेकर अंदर वापस आ जाते हैं। अब वे एक अनदेखे लेकिन बिल्कुल पास मौजूद खतरे से छिप रहे हैं। सिर्फ कदमों की भारी आवाज ही उनके दुश्मन का सुराग है। जेसन बेटी को शांत करने के लिए उंगलियों से उसकी आंखें बंद करके कहता है, आवाज मत करना वरना मारे जाओगे। ये स्थिति की भयावहता को दिखाता है। डर अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। सचमुच में? हाँ, सचमुच। अचानक बंकर के दरवाजे पर जोर जोर से कोई पीटना शुरू कर देता है। नीचे जो चटकनी चेन लगी है वो टूटने लगती हैं। उस चीज ने या उन राक्षसों ने उन्हें ढूंढ लिया है? हाँ, इससे पहले कि आखिरी चेन टूटे वे दरवाजा खोलते हैं। बेथ चेन से लटक कर दरवाजा बंद रखने की कोशिश करती है, पर राक्षसों की ताकत बहुत ज्यादा है। हाँ ना, दरवाजा थोड़ा खुलता है और बाहर से दो हरी चमकती आंखें झांकती हैं। हरी आंखें, ये एक निर्णायक मोड़ है। बाहरी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। खतरा सिर्फ सेना नहीं बल्कि ये अजीब ताकतवर जीव भी हैं। बंकर अब सुरक्षित नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी स्ट्रैटेजी अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि किसी भी कीमत पर भाग निकलने की होनी चाहिए। जैसन फुर्ती दिखाता है, पास पड़ा एक पाइप तोड़कर उसे दरवाजे के होल्डर में फंसा देता है। दरवाजा फिर बंद हो जाता है। लेकिन ये बस कुछ पल की राहत थी, है ना? हाँ, राक्षस वापस आते हैं और इस बार पूरी ताकत से दरवाजा उखाड़ फेंकते हैं। अंदर कई हरी चमकती आंखें दिखती हैं। कई मतलब एक से ज्यादा है? हाँ, जेसन आग जलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी बेटी की नजर वेंटिलेशन डक्ट में पड़ती है, एक छुपा हुआ रास्ता। यहाँ हताशा और बलिदान साफ दिखता है। जेसन अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा। नहीं, वो पहले बेटी को और फिर बेथ को उस रास्ते से निकालता है। उसका एकमात्र लक्ष्य अब अपने परिवार को बचाना है। और खुद? लेकिन जब जेसन खुद निकलने की कोशिश करता है तो वो डक्ट में फंस जाता है। वो उसके लिए बहुत संकरा है। ओ नहीं। राक्षस बिल्कुल करीब आ चुके हैं। बेथ से खींचने की पूरी कोशिश करती है,
पर तभी नीचे से राक्षस उसका पैर पकड़कर उसे खींच लेते हैं। हाँ, जेसन चिल्लाता है, बेटी को बचाओ और यहाँ से निकलो। ये उसके किरदार का एक बहुत दुखद अंत लगता है। लगता तो है। बेथ और बेटी भागते हैं पर आगे के रास्ते बंद हैं, वे फंस जाते हैं। अब क्या? तभी ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, उन पे रोशनी पड़ती है और एक जाल फेंककर उन्हें पकड़ लिया जाता है। सेना? हाँ, सैनिक उनके पास आते हैं पर उन्हें बचाने के लिए नहीं। वे उनकी गर्दन से खून का नमूना लेते हैं। खून काला निकलता है। काला खून? इसका मतलब वे दोनों भी उसी वायरस से संक्रमित है। और यहाँ होता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। वो वायरस हवा से फैलता था, एयरबोर्न था। हाँ, शहर में कोई भी इससे अछूता नहीं था, जेसन का परिवार भी नहीं, और इसे रोकने या ठीक करने की कोई दवा नहीं थी। तो सेना का वो आदेश इसीलिए था। संक्रमण को फैलने से रोकने का उनके हिसाब से एकमात्र तरीका था, जो भी संक्रमित मिले उसे मौके पर ही मार दो। ये सेना की वो शुरुआती क्रूर कार्रवाई को एक भयानक मतलब देता है। वे वायरस को नहीं, संक्रमित लोगों को खत्म कर रहे थे। ये तो बहुत भयानक है। सैनिक उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी शायद डर और गुस्से की वजह से बेथ का रूप बदलने लगता है। रूप बदलने लगता है? कैसे? मुंह की नसें गायब, आंखें भयानक हो जाती हैं, वो एक राक्षस में बदल जाती है। क्या? और तभी एक और बदला हुआ इंसान, शायद वो जेसन ही था जिसे नीचे खींचा गया था, वो पीछे से सैनिकों पर हमला करता है। अच्छा। हाँ, इस अफरा तफरी में बेथ बेटी के साथ भाग निकलती है। तो ये तथाकथित राक्षस असल में संक्रमित इंसान ही है। हाँ। तीव्र भावनाएं जैसे गुस्सा या डर उनके अंदर ये शारीरिक बदलाव लाती हैं, और जब वे शांत होते हैं तो शायद वापस सामान्य हो जाते हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये कहानी में एक बहुत ही दुखद परत जोड़ता है। उनका दुश्मन कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही स्थिति और उनकी अपनी भावनाएं हैं। कहानी का पूरा मतलब ही बदल गया। बिल्कुल। बेथ बेटी के साथ भागती है। जब एक सैनिक उनका सामना करता है तो बेटी भी गुस्से में उसी तरह बदल जाती है और सैनिक को मार देती है। बेटी भी? हे भगवान! हाँ, ये देखना भयानक है कि एक बच्ची भी इस बदलाव से गुजर रही है। बेथ उसे शांत करती है और दोनों वापस सामान्य हो जाते हैं। वे शायद घायल जेसन को ढूंढते हैं। हाँ, वे उसे ढूंढते हैं। वो मरने वाला है। वो आखिरी बार अपनी बेटी की आंखें अपने उसी खास तरीके से बंद करता है और मर जाता है। अब ये पूरी तरह स्पष्ट है, जीवित बचे लोग ही राक्षस हैं। उनका जिंदा रहना इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपनी भावनाओं पर कितना काबू रख पाते हैं। हाँ, बाहरी संघर्ष के साथ साथ अब अंदरूनी संघर्ष सबसे अहम हो गया है। ये सिर्फ जान बचाने की लड़ाई नहीं है, अपनी इंसानियत बचाए रखने की भी लड़ाई बन गई है। तभी फिर हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो भागकर उसी तबाह शहर में एक जमीनी बंकर ढूंढ लेते हैं। एक और बंकर? हाँ, और अंदर उन्हें बेथ का एक दोस्त मिलता है जो उन्हें एक और छुपी हुई जगह ले जाता है जहां उनके जैसे कई और लोग छिपे हुए हैं। अच्छा, उनके जैसे मतलब? वे सब संक्रमित हैं, सेना से छुपकर जी रहे हैं। वे अपनी हालत जानते हैं पर वक्त से पहले मरना नहीं चाहते। वे एक समुदाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छिपा हुआ समुदाय संक्रमित लोगों का। हाँ, तो ये थी द एयरबॉर्न वायरस की कहानी। एक अनजान खतरे से भागने से शुरू हुई और ये जानने पर खत्म हुई कि खतरा तो खुद उनके अंदर ही है, और फिर अपने जैसे ही लोगों का एक छिपा हुआ समुदाय ढूंढना। तो इससे हम क्या समझें? मेरे ख्याल से ये कहानी दिखाती है कि इंसान मतलब कितनी भी मुश्किल असंभव हालात में भी जीने की इच्छा कैसे बनाए रखता है। ये दर्शाती है कि कैसे डर और गुस्सा उन्हें सचमुच फिजिकली बदल सकता है, और कैसे सबसे भयानक सच्चाई जानने के बाद भी जीने की इच्छा, दूसरों से जुड़ने की इच्छा बनी रहती है। ये सिर्फ बाहरी राक्षसों से बचने की कहानी नहीं है, नहीं, बल्कि अपने अंदर के राक्षस से जूझने की और शायद किसी हद तक उसे कंट्रोल करने की भी कहानी है। कहानी का अंत उन्हें एक अस्थायी ठिकाना तो देता है, लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। ये जानते हुए कि तीव्र भावनाएं उन्हें किसी भी पल बदल सकती हैं, ये छिपा हुआ समुदाय कब तक शांति से रह पाएगा? सही सवाल है। जब राक्षस हमेशा सतह के ठीक नीचे ही मौजूद हो, तो लंबे समय तक साथ रहने और जीवित रहने का क्या मतलब है? हाँ, इस पर आप जरूर सोचिएगा।